नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 10 है। फिज़िक्स का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। जल्द ही आपको उनके 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन और इट्स टाइप जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज़ दी केमिकल इक्वेशन। पहले तो केमिस्ट्री के पढ़ने से पहले हम क्या केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर आपको डिटेल में मिल रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। केमिकल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन वेयर केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन। इक्वेशन होती है जिसमें जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्या करें उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख पाएँ, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि अगर जिंक और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखने का तरीका जो होगा उसको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहेंगे। अभी जो यहाँ पे जो जिंक और ऑक्सीजन है वो दोनों रिएक्टेंट हैं, है ना, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उनका जो जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये रिएक्शन का होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि रिएक्शन के बाद बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी दी रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन। रिएक्टेंट्स जो हमारे सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं वो हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है उसको राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं। राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि आप केमिकल इक्वेशन को अपनी मर्ज़ी से लिख लेंगे जैसे आपका मन करेगा। इसको लिखने का भी तरीका होता है। अभी यहाँ पे जो हमारे पास जिंक है प्लस और ये ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा ऐसे करके ZnO। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जिंक और ऑक्सीजन तो हमारे पास रिएक्टेंट हैं और जिंक ऑक्साइड बन रहा है। इफ़ दी मास ऑफ इक्वेशन ईच एलिमेंट, अगर ईच एलिमेंट का मास इक्वल नहीं है ऑन दी बोथ साइड, तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको अनबैलेंस कहते हैं। द केमिकल इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्टेंट। और जो हमारी जो ये इक्वेशन बनी है, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे जिंक प्लस O2 रिएक्ट हुआ और इसने क्या बनाया दोस्तों, इसने बनाया ZnO। ठीक है, तो ये हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। तो इनको हम क्या केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी जब अगर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो किस स्टेट में है, लिक्विड है, गैसियस है, एक्वस में है, तो उसको हम G एक्वस और S का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस में है, कि सॉलिड में है, लिक्विड में है। लिक्विड को एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे और गैसियस को G के साथ। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब जब केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन दी गई है हमें, यहाँ पे देखिए, ये आपको थोड़ा, ये 2HNO3 है, ठीक है, प्लस इसके साथ में जो है ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सॉरी, इसकी दो फॉर्म्स हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों, ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट है। एक नाइट्रिक एसिड हो गया, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई। इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं नाइट्रिक एसिड के और एक है कैल्शियम का और दूसरा है हाइड्रोक्साइड का, जिस हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और जब ये रिएक्ट हो रहे हैं तो हमारे जो कैल्शियम है, ठीक है, उस कैल्शियम के साथ नाइट्रिक के दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे और साथ में बनाएंगे ये क्या, H2O। अब वाटर के कितने वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, दो, कितने, दो। ठीक है दोस्तों,
तो ऐसे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन, अभी मैंने इस ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए जैसे कि हमारी जो ये इक्वेशन थी इसमें हाइड्रोजन कितने थे, अगर यहाँ पे आप गिनोगे लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये 2H, 2H यहाँ पे हो गए और 2H ये वाले हो गए, ये वाले 2H हो गए और ये वाले 2H हो गए। और उस तरफ कितने हैं, उस तरफ ये H2 है, H2 को 2 बार करोगे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4H यहाँ पे हो गए। तो वही मैंने आपको समझाया यहाँ पे ग्राफ बना के कि बैलेंस करने से पहले इक्वेशन कुछ इस तरह थी, 3 थे और लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन थे, 2 राइट हैंड साइड में थे, है ना, नाइट्रोजन का 1 था, 2 था। तो ऐसे इसको बैलेंस करना होता है कि दोनों साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर रहें, फिर ही हमारी जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस होती है। अब एग्ज़ाम में आपको कोई इक्वेशन दे दी जा सकती है जिसको आपको बोलें कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो बैलेंस करने का एकमात्र यही तरीका है कि दोनों तरफ के जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर रहें। इस ग्राफ, इस जो टेबल की मदद से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और इक्वेशंस। अभी यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि है कि NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, जब रिएक्ट होके क्या बना रहा है, ये बना रहा है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बना रहा है। एक लेफ़्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। अभी इसमें देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन के हमारे पास एक तरफ है 3 मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये एक हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, लेकिन इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, अगर हम इसके राइट हैंड साइड में देखें तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये हमारी क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हम ये देखिए, ये पहले हमने अनबैलेंस इक्वेशन के जो हमारा टेबल था वो लिख दिया। हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, सोडियम का एक लेफ़्ट हैंड साइड में कितने सोडियम थे, 1 लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड में 2 लिखे हुए थे, ऑक्सीजन 5 थे, ये तो बैलेंस ही था, हाइड्रोजन 3 और 2, तो हाइड्रोजन और सोडियम हमारा बैलेंस नहीं था। तो हमने अभी क्या कर दिया, उसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने 2NaH नहीं लिखा हुआ है, 2NaOH नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमने यहाँ पे अभी इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया, ठीक है। और अभी जो H2SO4 था इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन जो हमारे पास जो ये वाटर के मॉलिक्यूल थे तो क्या आ गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। तो ये हमारा कैसे हुआ, पहले हमने इसको टेबल में देखा, अगर टेबल नहीं भी देखना है तो आप सीधे इस को देख सकते हो, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको देख सकते हो, जो ये कंपाउंड बना रहे हैं वो कितने जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। उनको कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने उसको 2 लगा दिया और इससे हमारी जो इक्वेशंस थी वो बैलेंस हो गई, क्योंकि अभी जो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं इस तरफ भी वो भी हमने बैलेंस करी। फिर मैंने यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे चार्ट दिखाया हुआ है कि ये कैसे बैलेंस हुआ। देखिए Na के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, देखिए 2 मॉलिक्यूल हो गए, उस तरफ ही 2 हो गए, ऑक्सीजन के 6 हो गए, 4 1 मॉलिक्यूल। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। अभी देखिए द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। अभी क्या होता है, जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके जो प्रोडक्ट बनता है ना, रिएक्टेंट अलग चीज़ है और प्रोडक्ट अलग चीज़ है ना। जब आप सूजी को, मैं आपको एक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप जब हलवा बनाते हो तो सूजी को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, उसकी भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो वैसे ही कोई भी जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं अगर रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या होता है, उसकी जो चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, क्या पता वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, है ना, या उसकी कलर चेंज हो जाए, या वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब जो हम पढ़ेंगे रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, ये भी आपका टॉपिक
एग्ज़ाम में पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। देखिए केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जब एटम को नए सब्सटेंस बनाने होते हैं तो उसमें केमिकल बॉन्ड्स जो होती हैं वो टूटती भी हैं और बनती भी हैं। तो उन्हें टूटने और बनने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी देखो ये स्लिप ऑफ टंग होता है, मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जगह कुछ और बोल दिया है ना। तो कल भी एक जो वीडियो थी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जगह मैंने बोल दिया था नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो ये स्लिप ऑफ टंग होती है, हो जाती है। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से लेक्चर को सुनते हो। एक बच्चे ने उसमें गलती निकाली भी थी, अच्छी बात है। तो वैसे ही ध्यान से सुनने हैं लेक्चर, अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रही है CO2 के साथ, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है और वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये एग्जांपल हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। रिएक्शन अभी देखिए कुछ रिएक्शंस कैसी होती हैं, जब वो रिएक्ट होती हैं तो वो क्या करते हैं, हीट को रिलीज़ करती हैं, उनमें से गर्मी निकलती है। अभी जब गर्मी निकलेगी तो क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को जो प्रोडक्ट जो बनते हैं वैसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अभी जो इसमें क्या होता है, एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस बर्न होती है तो कैसी रिएक्शन होती है, हीट रिलीज़ होती है ना। जब गैस हम जब जलाते हैं उससे गर्मी पैदा होती है ना, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हीट जहाँ रिलीज़ हो। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल जब डिकम्पोज होती हैं वो भी कौन सी रिएक्शन में आ जाते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी ये हमारे पास रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी देखिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। देखिए हम जो भी खाना हमारी बॉडी क्या करती है, आवर बॉडी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। हम हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी आती है वो फूड से आती है। अभी ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम डाइजेशन करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, वो ब्रोकन हो जाते हैं ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में टूटते हैं। जब ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है और सो इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और क्योंकि वो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है एनर्जी रिलीज़ करता है, इसलिए जब भी कोई हीट ही नहीं एनर्जी रिलीज़ करे उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, सिर्फ हीट की ही बात नहीं, जो अगर एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है तो उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी अच्छा ये हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है C6H12O6। तो जब ये रिएक्ट होके हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में एनर्जी, देखिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसमें भी एनर्जी लग रही है, तो हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है हमारे CO2 और H2O की ये प्रोडक्ट होते हैं जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। अब हम जो अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव प्रोडक्ट,
ठीक है। रिएक्टेंट क्या करता है, टूट जाता है और प्रोडक्ट देता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हो रही है, जिसमें एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड का बन रहा है और दूसरा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट क्या हो, ब्रेक डाउन हो, ठीक है। और किसमें, रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो प्रोडक्ट में, ठीक है, ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अभी जो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी आइदर इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसमें क्या है, हमें उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम उसको ब्रेक डाउन कर सकें। तो जहाँ पे एनर्जी की ऑब्जॉर्बेशन होती है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि ऑब्जॉर्बेशन, जब ऑब्जॉर्बेशन होती है एनर्जी की, वैसी उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, जब एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी क्योंकि हमें रिएक्टेंट को तोड़ना है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी जो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वही कि जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको ऑपोजिट रिएक्शन कहते हैं ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो प्रोडक्ट टूटते हैं लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डीकम्पोजिशन में टूटते हैं और कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं, ठीक है। अभी फेरस सल्फेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल हैं। अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ना, पानी को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ये H2O होता है, क्या हमारा जो H2O होता है वाटर जिसको हम कहते हैं, केमिकली वाटर को हम H2O बोलते हैं, वो H2 प्लस O2 में टूट जाता है, H2 नहीं 2H, ठीक है। तो इसको ये मैंने बैलेंस भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के, तो ऐसा कुछ होता है। अभी आगे ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है पानी की। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने पिक्चर्स भी एनसीईआरटी की यूज़ करी हैं, तो वही मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको जो टॉपिक्स हैं, अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो वीडियो आप देखें नहीं देखें उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एनसीईआरटी जरूर रीड करें। देखिए ये प्लास्टिक मग है, इसमें पानी डाला हुआ है, टेस्ट ट्यूब और रॉड्स की मदद से जब हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो पानी होता है उसकी मात्रा H2O होती है, उसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होती है, मतलब कि डबल मास होगा, तो इसलिए वो हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन कम कलेक्ट होगी दूसरी टेस्ट ट्यूब में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस। देखिए क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जो एलिमेंट कम रिएक्टिव है ना, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, वो उसको हटा देता है ना। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है जो उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली जो इक्वेशन है, तो जिंक और कॉपर क्या कर रहे हैं, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अभी ये क्या करेगा, कॉपर की जगह खुद आ जाएगा सल्फेट के साथ, है ना, और एक कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ एक हमारी कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे कि ऐसा नहीं होता कि आपका कोई ज़्यादा, मान लो जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, वो ज़्यादा इंजॉय करेगा सल्फेट के साथ। जिंक ज़्यादा पैसे वाला आदमी है ना, उसने कॉपर को हटा दिया। बस ये रिएक्टिविटी होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वाले को। ओके, और ये यहाँ पे हमारे पास रिप्लेसमेंट, ये टेस्ट ट्यूब है, थ्रेड के साथ इस्तेमाल किया, यह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और आयरन के, अब जो आयरन के केस में क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन, है ना, तो ये क्या करेगा,
कॉपर उसको खींच लेगा, और जो हमारे पास जो ट्यूब्स होंगी उसमें कॉपर आयरन क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को खींच लेता है। ठीक है, तो ये हमारी तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अभी हम प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। देखिए, जब रिएक्शन होती है, ठीक है, इन क्या होते हैं कि नीचे छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे बन जाते हैं, दाने नहीं, ग्रेन्स बोल सकते हैं उसको। तो उन ग्रेन्स को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, और जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? देखिए, जब आप एक कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके जब रिएक्शन के एंड में क्या होते हैं, नीचे छोटे छोटे ग्रेन्स रह जाते हैं, उन ग्रेन्स को प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो कि सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उनको, और जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट होते हैं उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये रिएक्शन की एक एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सोडियम और कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्टेंट हैं। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और ये हमारे पास NaCl बनता है। और जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए, जब हमारी रिएक्शन के बारे में पढ़े, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का गेन होता है या लॉस होता है। ठीक है, बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होती है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, या ऑक्सीजन का गेन होगा तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब रिडक्शन में जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तब उसको रिडक्शन कहेंगे, और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तब उसको रिडक्शन कहेंगे। इन दोनों में से एक भी होगा उसको रिडक्शन कहेंगे। अभी ये दोनों, जिसमें रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड और H2 की रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर से ऑक्सीजन निकाल रहा है। अब ऑक्सीजन निकली तो ये क्या हो गया, डाइऑक्साइड हो गया, है ना, बल्कि, और हाइड्रोजन क्या हो गया, गेट ऑक्सीडाइज। अभी इसमें एक ऑक्सीजन लूज कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, अभी देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब ऑक्सीडेशन मेटल में होती है, अटैक्ड बाय द सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, ये मॉइस्चर की वजह से जब होती है मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको कोरोजन कहते हैं, है ना। क्यों, अभी कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कोरोजन के अंदर आते हैं। देखिए, ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर में, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर में। ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आपने देखा होगा लोहे को भी जंग लग जाती है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और क्या हो जाता है, Fe जो हमारा लोहा है ऑक्सीजन के साथ, और पानी ये क्या है, मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर की वजह से ही तो जंग लगती है। अभी क्या बन जाता है, ये जो हमारा लोहा होता है वो बन जाता है 2Fe2O3, मतलब कि फेरिक ट्राई ऑक्साइड बन जाता है, और वाटर के कुछ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन होने के कारण क्या हो जाता है, वो करोज हो जाता है और वो लोहा किसी काम का नहीं रहता। और
कहाँ क्या क्या डैमेज करता है, गाड़ियों को डैमेज करता है, ब्रिजेस को डैमेज करता है, आयरन रेलिंग को, शिप को बहुत डैमेज करती हैं ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बचने के लिए पेंट किया जाता है या ग्रीस किया जाता है या ऑयलिंग की जाती है ताकि हम रस्टिंग से उनको बचा सकें। आफ्टर पेंटिंग क्या हो जाएगा, मॉइस्चर और हवा का कॉन्टैक्ट नहीं होगा और रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बस अभी थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, देखिए व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, देखिए जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब क्या हो जाती है, वो रेंसिड है ना, वो स्मेल करना लग जाते हैं, है ना। अगर आप घर में अगर कुछ पकवान तला हुआ है कुछ, अगर आप उसको गर्मी में रखोगे तो वो क्या, अगर वो ऑक्सीडाइज हो गए तो वो सड़ जाएंगे, उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और स्मेल करने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसी इसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है कि नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट में फूड को रखा जाता है या फ्रिज में रखा जाता है ना। फ्रिज में भी क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि उसमें ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से क्या होती है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम होती है। और आपने देखा होगा जो चिप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ हवा भरी होती है, चिप्स इतने होते नहीं हैं उसमें। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें वो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, नाइट्रोजन उसमें भरी होती है ताकि वो चिप्स का जो बैग है, जो आपको चिप्स हैं वो फ्रेश मिले। क्यों, कैसे फ्रेश मिलेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, नाइट्रोजन होती है और वो उसको ख़राब होने नहीं देती। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश इन नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन में रखे जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं होती उनके साथ और रेंसिड नहीं होते फूड। आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स का। ठीक है, अभी एक और टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।